नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ज्योमेट्री, है ना, ज्यामिति। इससे पहले आपका जितने भी अर्थमेटिक में थे और मेंसुरेशन सब खत्म हो गया है। अब आपका आज से स्टार्ट होगा ज्योमेट्री। और ये क्लास जो है आपका सीटेट टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशली रहेगा। हर एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन से बताया जाएगा, कोई भी सेक्शन नहीं छूटा जाएगा, है ना। तो ज्योमेट्री में हम आपको पार्ट वाइज पढ़ाएंगे, है ना। जितने पार्ट्स जैसे आपका सबसे पहले हम रेखा और कोण और बहुभुज बताएंगे। इसके पहले वृत्त और त्रिभुज होगा, है ना। 3 पार्ट में आपका समाप्त हो जाएगा। ओके, तो पहला पार्ट आपका रहेगा, ये पार्ट आपका फर्स्ट है। ओके, क्लियर हो गया। तो पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे रेखा, कोण और बहुभुज। आप हेडिंग डाल दीजिए, रेखा, कोण और बहुभुज। ओके, क्लियर हो गया। देखो, लाइन, एंगल एंड पॉलीगॉन। ओके, क्लियर हो गया। अब सबसे पहले इसमें हम रेखा, कोण और बहुभुज पर बताएंगे। हम एक एक पार्ट एकदम बेसिक से पढ़ते चलेंगे ताकि कहीं भी डाउट ना हो। ओके, और बहुभुज में जैसे आप लोग जानते हैं त्रिभुज है क्या, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और रेखा क्या कहते हैं, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, है ना। जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है ना, 2 बिंदु है। अब 2 बिंदुओं को जो जो रेखा मिला दे, यानी 2 बिंदुओं को जो मिला दे उसे ही रेखा कहते हैं, है ना। और त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को। जैसे एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, 3 भुजा से घिर गया। अब 3 भुजाओं से घिरी आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। अब अगर कह दे कोण क्या है, अब इनके अंदर का कोण देखो, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है ना। 3 कोण बन रहा है, तो 3 कोण बन रहा है ना। तो त्रिभुज के अगर पूछे, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग मतलब जैसे मान लो, चाहे इसको ए मान लेते हैं, बी और सी, है ना। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान होता है 180 अंश, है ना, 180 अंश। यानी 3 त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, है ना, योगफल का मान 180 अंश होता। क्योंकि देखो प्लस किए है ना, योगफल, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल का मान जो होता है 180 अंश होता है। इतना आप समझ गए कि रेखा, कोण। और अब आपका आता है बहुभुज, है ना। बहुभुज क्या है, देखो अगर मान लो ये 4 एक चतुर्भुज बना देते हैं, चतुर्भुज बना देते हैं। अब कह दे इस चतुर्भुज के, है ना, सभी कोणों का योगफल कितना होगा। यानी कितना, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है ना। चतुर्भुज के यानी सभी भुजाओं का योग कितना होगा, सभी कोणों की भुजाओं का योग कितना होगा। या कह दे कि पंचभुज, है ना, पंचभुज पूछ सकता है। देखो पंचभुज कैसे, देखो पंचभुज अगर पूछ ले, है ना, देखो पंचभुज है। अब पंचभुज के यानी सभी भुजाओं का योग कितना होगा, तब चतुर्भुज का होता है कितना, 360 होता है, हाँ। और पंचभुज के सभी भुजाओं का योगफल होता है 540, है ना। और अगर कहा दे षष्ठभुज, षष्ठभुज क्या होता है, देखो ये षष्ठभुज बना देते हैं, है ना। ये आसानी से ऐसे ये षष्ठभुज हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 भुजा है ना। तो इसके सभी भुजाओं का योग कितना होता है 720,
होता है कि नहीं होता है? अब आप लोग सोच रहे हैं कि कैसे होता है। हम ऐसे ही बता देते कि डायरेक्ट सूत्र लिखवा देते और उस पर क्वेश्चन करवा देते हैं, ये भी कर सकते, लेकिन आपको एकदम बेसिक से पढ़ना है। हम कोई भी मतलब ऐसे नहीं पढ़ा देंगे कि सूत्र लिखवा दे क्वेश्चन करवा दे। आप बेसिक समझते रहिए, अगर बेसिक जानेंगे तभी कभी भी माइंड से नहीं उतरेगा, है ना। तो चलो बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि इसका 360 क्यों हो रहा है, इसका 540 क्यों हो रहा है, इसका 720 क्यों हो रहा है, अगर अष्टभुज पूछ ले, है ना, या 10 भुजाओं का पूछ ले, 12 भुजाओं, यानी कितना भी पूछ ले, वो कैसे हो रहा है। तो इससे पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन भुजाओं का हमें सबसे पहले स्वतंत्र त्रिभुज निकालना है। स्वतंत्र त्रिभुज निकालना है सबसे पहले, है ना। तो चतुर्भुज में सबसे पहले स्वतंत्र त्रिभुज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक शीर्ष यानी एक कोना लेकर, कोई भी एक कोना ले लीजिए, चाहे हम ये कोना ले लेते, चाहे ये कोना ले लेते, चाहे कोई भी एक कोना ले लीजिए, है ना। कोई भी एक कोना लेके हम एक विकर्ण डाल देंगे। क्लियर हो गया? हम एक विकर्ण डालेंगे तब हमारा जो है एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, स्वतंत्र त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ओके, देखो चलो हम एक ले लेते हैं शीर्ष, अब इस पे एक विकर्ण डाल देते हैं। चलो विकर्ण हो गया, विकर्ण डाल दिए। अब बताओ इसमें स्वतंत्र त्रिभुज कितना बना है? स्वतंत्र त्रिभुज कितना बना है? देखो 1 और 2 त्रिभुज बना है। तो आप लोग जानते हैं, बता दिए थे, एक यानी त्रिभुज के आंतरिक यानी अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसमें बताओ 2 त्रिभुज हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 180 गुणा 2, है ना। 18 दूना 36, 360। देखो हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं हो गया? देखो सबसे 360 तो होता है चतुर्भुज के सभी भुजाओं का योगफल जो होता है वह 360 होता है। लेकिन कैसे? सबसे पहले हमें स्वतंत्र त्रिभुज का निर्माण करना है। और जब स्वतंत्र त्रिभुज का निर्माण कर दिए तो बताओ 1 और 2 त्रिभुज बन गया। तो बताओ त्रिभुज के अंतःकोणों का मान जो बताए थे 180 अंश होता है। तो यहाँ बताओ 2 त्रिभुज बनना है, तो यहाँ 180 और गुणा 2 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब आ जाते हैं पंचभुज में। अब पंचभुज में हमने ये कहा था कि सबसे पहले हम कोई भी एक शीर्ष या एक कोना ले लेंगे और स्वतंत्र त्रिभुज का निर्माण, यानी स्वतंत्र यानी जो विकर्ण डालेंगे वो स्वतंत्र रहे। स्वतंत्र मतलब वो काटे ना एक दूसरे को, स्वतंत्र तो ही होता है ना, यानी कोई किसी को ना दबाए। स्वतंत्र मीन हम फ्रीडम है, फ्री है, या अकेला है, फ्री है। अब बताओ यहां से हम देखो, यहां से एक मतलब विकर्ण डाल देते हैं, यहाँ एक, यहाँ हो गया। अब यहां से एक डाल देते हैं, देखो एक इस पे डाल देते हैं, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब बताओ देखो 1 2 3 त्रिभुज बना कि नहीं बना है? देखो 1 2 3 त्रिभुज बना है। अब 1 2 3 त्रिभुज बना है, तो ये बताओ एक त्रिभुज का मान 180 अंश होता है, मतलब यहाँ हो जाएगा 180 गुणा 3 बराबर 18, 3 हो जाएगा 54, 540। पंचभुज के सभी भुजाओं का योगफल 540 होता है। कितना समझ गए? अब यहाँ हो गया है षष्ठभुज। अब षष्ठभुज में वही करना है, कोई हम एक शीर्ष ले लेते हैं और उसमें से, है ना, उसमें एक स्वतंत्र त्रिभुज मतलब का निर्माण कर देंगे। चलो हम यही एक शीर्ष ले लेते हैं। एक शीर्ष ये हो गया, एक विकर्ण, यानी यहाँ शीर्ष है, एक कोना से एक विकर्ण यहाँ डाल दिए। अब एक विकर्ण देखो यहाँ पड़ गया, अब एक विकर्ण यहाँ हो गया। क्लियर? अब बताओ 1 2 3 4 त्रिभुज बना है ना, तो एक त्रिभुज का मान होता है 180, यानी अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। 1 2 3 4, यहाँ 4 त्रिभुज बन रहा है, 18 4 72, 720, 720 हो रहा है। अब षष्ठभुज का योगफल जो हो रहा है 720।
अब अगर यहाँ अष्टभुज पूछ ले तो यहाँ क्या करोगे, जितना मतलब अष्टभुज बना के मतलब उसका भी निर्माण कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ कुछ दिख रहा है ना, इसमें बताइए षष्ठ चतुर्भुज है या पंचभुज है, ये षष्ठभुज है। आपको यहाँ कुछ आपको दिमाग में आया होगा कि इसमें क्या है, बताओ। अब देखो इसमें चार भुजा है ना, तो चार भुजा है यानी दो, यानी मतलब दो त्रिभुज बना। इसमें चार भुजा है तो दो त्रिभुज बना। इसमें पांच भुजा है तो तीन त्रिभुज बना। इसमें छह भुजा है तो चार त्रिभुज बना। इसका मतलब आप लोग ये नोट करके लिख लीजिए, किसी भी जितने किसी भी बहुभुज के, है ना, किसी भी बहुभुज के जितना रहे उससे दो कम रहेगा, यानी त्रिभुज का निर्माण जो होगा उससे दो कम रहेगा, भुजा से दो कम, है ना। यहां नोट करके लिख लीजिए, यहां नोट करके आप लिख लीजिए। जैसे अगर अष्टभुज कहा दे, इसका मतलब 8 - 2 बराबर यानी 6 त्रिभुज बनेगा। अगर 10 भुज कहा दे तो 10 - 2 यानी 8 त्रिभुज बनेगा, है ना, त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा। अगर 12 भुजा है यानी 12 भुजा है तो इसका मतलब 2 कम हो जाएगा यानी 10 त्रिभुज बनेगा। मतलब जितनी भुजा है उससे 2 कम, जितनी भुजा है अगर 10 भुजा है तो 2 घटा दीजिए, यानी आप 10 भुजा है तो 8 त्रिभुज बनेगा। यहाँ देखो 6 भुजा है तो यानी 4 त्रिभुज बना है, 6 में से 2 घट जाएगा, 4 त्रिभुज बना। यहाँ 5 भुजा है तो 2 घटा देंगे, यहाँ देखो 3 त्रिभुज बना है। और यहाँ देखो 4 भुजा है तो यहाँ 2 घटा देंगे यानी 3 त्रिभुज बना, 2 त्रिभुज बना, है ना, 4 में से 2 घटाएंगे 2 त्रिभुज बना। क्लियर हो गया। तो आप यहां नोट करके लिख लीजिए, यहां, है ना, देखो नोट करके लिख दीजिए, नोट। देखो किसी बहुभुज में बने स्वतंत्र, किसी बहुभुज में बने स्वतंत्र त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या, है ना, भुजाओं की संख्या से, भुजाओं की संख्या से सदैव, है ना, सदैव यानी हमेशा, सदैव 2 कम होता है, 2 कम होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यानी किसी बहुभुज में बने स्वतंत्र त्रिभुज, यानी स्वतंत्र त्रिभुज जो बना है, स्वतंत्र त्रिभुज की संख्या भुजाओं की संख्या से 2 कम होता है। ओके, क्लियर हो गया। यानी कोई भी बहुभुज रहेगा उससे आप 2 कम कर दीजिए, उतना ही त्रिभुज आपका बने रहे। यानी जितना जो स्वतंत्र त्रिभुज की संख्या बना है भुजाओं की संख्या से 2 कम रहेगा। इतना नोट कर लिए। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं कि सूत्र कैसे निर्माण हो रहा है। अब आपका इसी में सूत्र बन गया, ये वाला जो आप लोग लिखवा दिए यहीं से सूत्र आपका बन गया, है ना। देखो कैसे, इसको मिटा दे, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। अब देखो फार्मूला सूत्र कैसे होता है, देखो यहां नोट, यानी आप इंपॉर्टेंट करके ले लीजिए, स्टार बना के। किसी n बहुभुज के, किसी n बहुभुज के सभी अंतःकोणों का, सभी, है ना, अंतःकोणों का योग, कोणों का योग, है ना। किसी n बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर हो जाएगा स्वतंत्र त्रिभुज, है ना, स्वतंत्र त्रिभुज का भुज की संख्या
गुणे 180। ओके, क्लियर हो गया। स्वतंत्र त्रिभुज की संख्या गुणे 180। अब बताओ स्वतंत्र यानी n बहुभुज है, n बहुभुज है, इसका मतलब आप लिख कर स्वतंत्र त्रिभुज की संख्या यानी जितना त्रिभुज बन रहा है यानी जितनी आपकी भुजा यानी n भुजा है। देखो n भुजा है और त्रिभुज कितना बनेगा, 2 बन यानी 2 कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, n भुजा है ना, तो n अब माइनस स्वतंत्र त्रिभुज कितना बनेगा यानी भुजा से 2 कम, तो यानी भुजा से 2 कम 2 हो गया। अब गुणा 180 अंश है यानी गुणा 180। बस यही आपका अंतःकोणों का योगफल का यही आपका फार्मूला है। यानी n बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो है ये आपका फार्मूला है n-2 गुणे 180। क्लियर हो गया। अब कहीं कहीं आपको बुक में क्या लिखा रहेगा, आपको बुक में लिखा रहेगा 2n-4 है ना, 2n-4 और गुणा लिखा रहेगा 90। ये आपको बुक में कहीं कहीं लिखा रहेगा, किसी बुक में ऐसे लिखा रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यही चीज है। अब देखो यहाँ अगर 4 यहाँ है, अब इसमें भी 2 है, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर आ जाएगा, तो 90 में 2 से अगर गुणा कर देंगे 180 अंश हो जाएगा, n-2 बचेगा कि नहीं बचेगा, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा नहीं यही लिखा रहेगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या है, n बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग है। ओके, अब यदि सम बहुभुज है यानी भुजा बराबर हो, यानी भुजा बराबर हो तब क्या करोगे, देखो भुजा क्या बराबर रहेगा, भुजा कैसे बराबर रहेगा, जैसे अष्टभुज हो जाए है ना, 12 भुज हो जाए, तो ये बताओ देखो उसका क्या होगा। इसको मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा खाली जगह कम है ना। देखो अगर सम बहुभुज की बात कर दिया जाए, देखो किसी n बहुभुज के प्रत्येक है ना, प्रत्येक अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का मान, अंतःकोणों का मान आपका हो जाएगा, क्या हो जाए, सभी अंतःकोणों का योग। अब क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर आपका हो जाएगा सभी अंतःकोणों का योग। अब बटे में आपका हो जाएगा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। क्लियर। अगर आपका क्वेश्चन में पूछ ले किसी n बहुभुज के यानी सम बहुभुज है, यहां सम है, ओके क्लियर है, सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान, प्रत्येक मीन्स होता है अकेला, प्रत्येक मीन्स होता है अकेला। अब यहाँ जो सम लिखा गया है, यहाँ सम है, अगर अकेला पूछ ले, एक बात ध्यान दीजिए, चाहे नोट करके लिख लीजिए नहीं भूल जाएंगे, अगर अकेला पूछ ले तो इसका मतलब वह सम बहुभुज होगा। अगर अकेला पूछ ले, नोट करके लिख लीजिए आप, यदि कोण है ना, यदि अंतःकोण यानी अकेला अंतःकोण पूछा जाए तो वह सम बहुभुज होगा, तो वह सम बहुभुज होगा। तो सम बहुभुज कौन सा होगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा आपका यानी षष्ठभुज हो जाएगा। देखो कैसे है ना, देखो आपका षष्ठभुज हो जाएगा। षष्ठभुज कैसे होगा, देखो आपका, देखो ये आपका षष्ठभुज है। अब बताओ षष्ठभुज है
तो इसके सभी योग यानी सभी भुजाओं का योग कितना होता है? 720 होता है। तो इसके बताओ 720 हो रहा है। अब बताओ कितनी भुजा है? 6 भुजा है ना, 1 2 3 4 5 6 भुजा है, यानी 6 से हम भाग दे देंगे, 6 से भाग दे देंगे। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, देखो 6 कन्नन 6 6 दूना 12 0 हो जाएगा 120। मतलब इसका एक भुजा का मान है 120। एक भुजा का मान 120 है, ये भी 120 है। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी सभी का, यानी ये भी 120 है, ये भी 120 है, यानी सब 120 हैं। ध्यान से समझना। अब कहा है सभी अंतःकोणों का योग, अब बटे में भुजाओं की संख्या। चलो अब बताओ, यहां से कर देते हैं सभी अंतःकोणों का योग। आप लोग निकाल चुके हैं कितना? जितनी भुजा है उससे 2 कम, जितना भुजा है उससे 2 कम। इसका मतलब कितनी भुजा? n भुजा है, n भुजा -2 और गुणा होता है 180 अंश, यानी सभी अंतःकोणों का योग। इसके पहले आपको करवा दिए हैं, यानी समबाहुभुज के लिए। अब बटे में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n है तो बटे में n हो जाएगा, बटे में n हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? ओके, इतना समझ में आ गया। अब ये आपका किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान है। प्रत्येक मीन्स होता है अकेला, प्रत्येक मीन्स होता है अकेला। अब किसी का भी पूछ ले समबाहुभुज, यानी अगर अकेला पूछेगा तो इसका मतलब वहां सम होगा, है ना? यहां देखो, इसको देखो, सम है 1 2 3 4 5 6 है ना, यानी सम है, सम है। तो ये बताओ सभी अंतःकोणों का योग, यानी इसके सभी अंतःकोणों का योग 720 है। देखो निकाल दे, इसीलिए सभी अंतःकोणों का योग 720 है। यानी इसी अगर इसको जब हल करेंगे, यानी सभी अंतःकोणों का योग तो 720 हो रहा है। अब बटे में भुजाओं की संख्या, यानी 6 बटे में 6 किए हैं तो बटे में n है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 है ना, तो बटे में n 6 कर दिए, तो 6 कन्नन 6 6 दूना 12 120, यानी एक भुजा की संख्या जो है 120 है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब देखो आगे, अगर यहाँ कह दे ये तो है प्रत्येक अंतःकोण का मान, अगर इसी का बाह्य कोण पूछ ले, बहिष्कोण यानी बाहर की कोण, तब क्या करोगे? बाहर की कोण कैसे होगा? अगर इन्हीं भुजाओं को थोड़ा बढ़ा दें, जैसे ये भुजा है, अब बताओ ये भुजा को ये बढ़ा दे, इतना आगे बढ़ा देते हैं, है ना? अब इस भुजा को हम इधर बढ़ा देते हैं, इस भुजा को इधर हम बढ़ा देते हैं, है ना? इस भुजा को इधर बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं, है ना? और इसको हम इधर बढ़ा देते हैं। क्लियर? सभी भुजाओं को बढ़ा दिए हैं। अब बताओ इसके अंदर का कोण 120 है, तो बाहर का कोण कितना होगा? तो बताओ 60 होगा कि नहीं होगा? 60 होगा कि नहीं होगा? देखो 60 थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब इसके 60 हो जाएगा, यहाँ मतलब 60 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, देखो पहले ये था, अब पूरा ये आधा हो गया। अब ऐसे तो बन रहा है, पहले इतना था, अब पूरे इसमें इतना बन गया, तो 180 अंश नहीं हो गया? पहले बताओ, देखो यहाँ से देखो, कोई चीज ऐसे पारा गया है, ऐसे। अब इसका मान 120 है, लेकिन इसको बढ़ा दिए इसे। अब जब इसको हम यहाँ ले गए, यानी ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, तो 180 अंश नहीं बना? वही जब बढ़ा दिए तो बताओ 120 ये है, 60 ये है, तो बताओ 120 और 60 कितना हो गया? 80 अंश। तब बताओ एक त्रिभुज का अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। तब बताओ इसको बढ़ा दिए, 60 हो गया बहिष्कोणों का मान, और ये भी आगे बाहर बढ़ा दिए, देखो ये बाहर बढ़ा दिए, इसका मतलब ये देखो ये वाला जो इधर इतने का 120 है, केवल इतने का मतलब 60 हो जाएगा। ये वाला जो 120 है और ये वाला बढ़ा दिए इतना 180, यह भी 60 हो गया।
ये भी मतलब ये इतना 120 था, ये भी बढ़ा दिए, इतना हो गया पूरे, है ना। और ये वाला 120 था, ये इतना बढ़ गया, ये वाला 120 था, ये भी इतना बढ़ गया, सभी को बढ़ा दिया, यानी सभी भुजा बढ़ा दी, तो बाह्य भुजा का मान 60 हो गया। अब इसका फार्मूला कैसे निकलेगा, या किसी n, है ना, यानी किसी n समबाहुभुज, यानी आगे मिटा देते हैं तब बताते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया ना, प्रत्येक अंतःकोण का मान हो गया। अब यही कहा दे, देखो अगर यही कहा दे प्रत्येक बहिष्कोण का मान, है ना, प्रत्येक बहिष्कोण का मान, बहिष्कोण का मान अगर कहा दे किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष का कोण 180 माइनस, है ना, क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतःकोणों का योग, है ना, अंतःकोणों का योग, और बटे में आपका हो जाएगा, है ना, इतने का बटे में हो जाएगा, सॉरी, है ना, इस बटे में हो जाएगा यानी भुजाओं की संख्या। क्लियर हो गया, इतना हो गया। अब ये बताओ, ये बहिष्कोण है, ध्यान से समझना। अब बताओ 180 अंश है, अब प्रत्येक अंतःकोण का योग आपको बताया था, प्रत्येक मीन्स होता है अलग अलग, अकेला, और यानी सभी को जोड़ दिया जाए। अब योग कह दिया, तो योग कह दिया क्या, यानी जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 180 और माइनस, तो प्रत्येक अंतःकोण का योग होता है n-2, और गुणा आपका हो जाएगा 180, और बटे में आपका हो जाएगा n। क्लियर। अब इसका एलसीएम चाहे लेके हल कर दे और चाहे तिरछा गुणा कर दे, ये भी कर सकते हैं। अब बताओ n में 180 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 180 n, है ना, और इसको अभी मिटाना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा नीचे कर देते हैं, देखो यहाँ कर देते हैं 180 n और माइनस, अब इसको 180 n, है ना, 180 n माइनस, और 100 यानी 18 दुनाई 36, और ये माइनस जब बाहर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 360, और पूरे यानी इस इतने का मतलब आपका है पूरे का हो जाएगा n हो जाएगा, यानी n है। अब बताओ 180 n ये है, प्लस में था, और माइनस 180 n कट गया, मतलब हो जाएगा 360 और बटे में n। ये आपका फार्मूला है बहिष्कोणों का फार्मूला। किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान आपका होता है 360 बटे में n। क्लियर हो गया, 360 बटे में n। अब या अगर पूछ ले तो n बराबर, ये आपका पूछ ले बहिष्कोणों का मान आपका होता है, इसको मिटा दे, थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं, नहीं तो ये तो समझ गए ना, जब पहले 120 था, अब इसको जब बढ़ा दिए 60 हो गया, यानी बहिष्कोणों का मान ये 60 हो गया, 120 180 हो गया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब आगे समझा देते हैं, है ना। देखो अब बताओ बहिष्कोणों का मान हो गया है 360 बटे में n, बहिष्कोणों का मान हो गया 360 बटे में n, या करके आप ये भी कर सकते हैं n बराबर 360 और बटे में प्रत्येक बहिष्कोण, ये भी कर सकते हैं। अगर आपको n पूछ ले, ये भी तो है, कोई जरूरी थोड़े ही है कि बहिष्कोण ही आपको पूछा जाए। अगर पक्षांतर कर दीजिए, यही तो है, अगर पक्षांतर कर देंगे तो आपको n निकालना पड़ेगा। तब अगर आपको बहिष्कोण दिया गया है और आपकी भुजा पूछ ले, यानी n पूछ ले, यानी भुजा पूछ ले, तो बताओ भुजा भी निकाल देंगे, 360 बटे में प्रत्येक बहिष्कोण, यानी उससे भाग दे देंगे, आपकी भुजा निकल जाएगा। अगर बहिष्कोण दिया गया है, भुजा पूछा गया है, तो भी आपका निकल जाएगा, यानी भुजा दिया गया, भुजा से भाग दे देंगे, बहिष्कोण निकल जाएगा। क्लियर हो गया, इतना समझ गए, इतना बात समझ में आया। कहां से, सबसे पहले अगर कोई भी बहुभुज है,
कोई भी बहुभुज है उसका मतलब आपका कैसे, यानी त्रिभुज का स्वतंत्र त्रिभुज कैसे निकाला जाता है, और जब समबाहुभुज है तब कैसे आपका फार्मूला बनेगा, और उसका समबाहुभुज में अंतःकोणों का यानी प्रत्येक अंतःकोणों का मान और समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोणों का मान। और एक बात ये भी बता दिए थे, अगर प्रत्येक यानी अलग अलग पूछा है तो आपका जो बहुभुज बनेगा वह सम ही रहेगा। ये भी एक है, कहीं कहीं लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, आपका टेट सी टेट में लैंग्वेज में पूछ सकता है। ओके, शिक्षण शास्त्र में क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर बहुभुज है ना, अगर बहुभुज है तो विकर्ण अगर कैसे निर्माण किया जाए, तब विकर्ण कैसे, ये तो स्वतंत्र त्रिभुज हो गया, तो स्वतंत्र अगर विकर्ण की बात की जाएगी यानी स्वतंत्र विकर्ण हो कैसे होगा, आगे चलते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। इतना बात समझ में आ गई, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले आप बेसिक जान लीजिए, और जब बेसिक आप जान जाएंगे तब आपको हम उस पर क्वेश्चन करवा देंगे, है ना। आज आप बेसिक जान लीजिए, तब अगले क्लास में या टाइम रहेगा इसमें आपका क्वेश्चन करवा देंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। चलो अब बात करते हैं। अब जैसे बहुभुज आपका दिया गया है, अगर विकर्ण पूछ ले, देखो कैसे, है ना, किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्ण। ओके, अब बताओ अगर बहुभुज में विकर्ण पूछ ले, यानी विकर्णों की संख्या पूछ ले, तब कैसे करोगे। देखो पहला, अगर चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। अब अगर कहा दे इसमें स्वतंत्र विकर्ण कितने होंगे, स्वतंत्र विकर्ण यानी एक शीर्ष से हम कोई, यानी एक शीर्ष से हम विकर्ण डाल दें, एक शीर्ष से कोई भी एक शीर्ष ले सकते हैं, चाहे ये यहां से डाल दें, यहां से कहीं से डाल दें। अब बताओ इसमें कितना स्वतंत्र विकर्ण है, एक है, क्लियर, एक ही तो है। अब बताओ अगर पंचभुज है तो ये बताओ तब कितने होंगे, है ना। देखो एक यहां हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, दो स्वतंत्र विकर्ण है। अब अगर षष्ठभुज कह दे, है ना, देखो है ना। अब बताओ कहीं से हम एक ले लेते हैं, देखो यहां से हम एक विकर्ण यहां डाल देते हैं, एक विकर्ण हम यहां डाल देते हैं, और एक विकर्ण हम यहां डाल देते हैं, है ना। ये वाला सीधा थोड़ा कर देते हैं, क्लियर हो गया। अब बताओ देखो 1 2 3 विकर्ण हो गया, तो इसका मतलब यहां भी आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ देखो एक विकर्ण डाला पड़ा है स्वतंत्र विकर्ण, यहाँ देखो 2 विकर्ण है, और यहाँ देखो 3 विकर्ण है स्वतंत्र है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जितनी भुजा है ना, उससे जितनी भुजा है उससे मतलब 3 कम है, यानी भुजाओं की संख्या से 3 कम है। इसका मतलब यहाँ 4 भुजा है, 1 2 3 4 भुजा है, तो यहाँ 3 कम हो जाएगा, यानी बराबर 1 विकर्ण। अब यहाँ देखो 5 भुजा है, तो 1 2 यहाँ भी 3 हो जाए, यानी 5 - 3 कितना हो गया, 2 विकर्ण। यहाँ देखो 6 भुजा है, 3 विकर्ण बना है, तो 6 - 3 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 3 विकर्ण बना है, क्लियर। यानी स्वतंत्र की बात हम कर रहे हैं, स्वतंत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ नोट करके लिख लीजिए, किसी n बहुभुज के एक शीर्ष से, है ना, एक
एक शीर्ष से खींचे गए विकर्ण, है ना, किसी n बहुभुज के एक शीर्ष से खींचे गए विकर्ण, ओके, खींचे गए विकर्ण, क्लियर हो गया, है ना, विकर्ण n-3 होगा, n-3 है, n-3 है ना, चाहे विकर्ण अब बराबर करके ऐसे कर दीजिए, विकर्ण बराबर n-3, मतलब जितनी भुजाएं भुजाओं यानी किसी n बहुभुज के एक सिर से खींचे गए विकर्ण n-3, यानी यहाँ 4 भुजा है तो -3 कर दीजिएगा, यानी 4 - 3 एक विकर्ण, यहाँ 5 है तो 5 - 3 6 है तो 6 - 3, ओके। लेकिन अगर कह दे कि विकर्णों यानी सभी विकर्णों की संख्या बताइए, यानी इसमें कितना विकर्ण खींचा जा सकता है, बात ध्यान से समझना, कितनी विकर्ण खींची जा सकती है, तब क्या करोगे, तो यहां इसको मिटा दे, ये तो हो गया, ये तो स्वतंत्र की बात आ गया। अगर कहा दे इसमें कितना विकर्ण है, यानी पंचभुज में कितनी विकर्ण है और षष्ठभुज में कितनी विकर्ण है, अष्टभुज में कितनी विकर्ण, यानी सबका पूछ ले, तो यानी इसमें एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, यानी 1 2 विकर्ण हो गया कि नहीं हो गया, यानी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, पंचभुज में आपको हमेशा कुल पारना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसके लिए क्या करोगे, यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, तो उसके लिए आपका हो जाएगा, है ना, यानी जितनी भुजा है यानी भुजाओं की संख्या, है ना, भुजाओं की संख्या से आधा कर देना उसका गुणा। अब देखो पहला यहाँ करके देख लीजिए, यहाँ देखो पहला वाला हल कर रहे हैं, पहला यानी चतुर्भुज का, चतुर्भुज में बताओ 4 - 3 था ना, तो 4 - 3 गुणा, अब कितनी भुजा है, 1 2 3 4 भुजा है ना, भुजाओं का आधा, भुजाओं की आधा, ओके। अब बताओ आधा मतलब 2, यानी 2 दूना 4 हो गया। अब बताओ 4 में से 3 जाएगा, 1 2 कन्नन 2, यानी 2 विकर्ण, 2 विकर्ण, क्लियर। अब बताओ दूसरा कर दे रहे हैं, यानी पंचभुज का 5 - 3, अब गुणा, यानी 5 भुजा है, पंचभुज पूछा गया है, तो यानी 5 का आधा, यानी आधे से भाग देंगे, यानी 2 से भाग देंगे, आधा नहीं आधे, यानी बटे में 2, ओके। तो यहाँ बताओ 5 का मतलब, यहाँ देखो 5 में से 3 जाएगा बराबर, यानी 5 में से 3 जाएगा 2 बचा, और गुणा यहाँ 5 है और बटे में 2, ये 2 कैंसिल हो गया, यानी 5 विकर्ण, यहाँ 5 विकर्ण, पंचभुज में 5 विकर्ण होगा, क्लियर हो गया। ये तो 1 2 तो स्वतंत्र है, ये देखो 1 तो यहाँ हो जाएगा, 3 हो गया, और कहा जाएगा, अब 1 देखो यहाँ भी आएगा, 4 हो गया, और 1 कहाँ आएगा, अब बताओ, अब देखो 1 यहाँ भी होगा, ये इस पे भी होगा विकर्ण, ये भी तो विकर्ण है, यहां से डाल सकते हैं ना। बताओ 5 विकर्ण हो गया, तो ये देखो 5 विकर्ण, लेकिन आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब षष्ठभुज में पूछ ले, तो यहाँ षष्ठभुज में आपका हो जाएगा, देखो 6 - 3 था गुणा, अब 6 का आधे मतलब आधे आधे भाग दे देंगे, यानी 6 में से 3 जाएगा, यहाँ 3 हो गया, अब गुणा मतलब 6 बटे में 2, 2 3 6, 3 त्रिका 9 बराबर, यहाँ हो जाएगा 9 विकर्ण, 9 विकर्ण, यानी षष्ठभुज में 9 विकर्ण, पंचभुज में 5 विकर्ण और चतुर्भुज में 2 विकर्ण, क्लियर हो गया। इतने ये विकर्णों की संख्या है ना, ये विकर्णों की संख्या है, यानी इसमें आपको ऐसे अगर अष्टभुज पूछ ले, तो अष्टभुज पूछेगा तो यहाँ क्या करेंगे बताओ, अष्टभुज पूछेगा, इसको मिटा, तो यहाँ करेंगे 8 - 3, है ना, और गुणे 8 बटे में 2, 2 चौका 8 हो गया, 8 में से
3 जाएगा 5, अब 5 चौक हो जाएगा 20, यानी 20 विकर्ण। चाहे जितना पूछ ले, आपको ऐसे आसानी से आप हल कर सकते हैं। इतना समझ गए, इतना एकदम क्लियर हो गया। अब ये वाला रेखा कोण और बहुभुज में आपका बेसिक जो है समाप्त हो गया, बेसिक आपका समाप्त हो गया। अब इस पे हम कराएंगे क्वेश्चन। इसमें जितने प्रकार से मतलब टाइप यानी पूछा जाएगा क्वेश्चन। और एक बात और जान लीजिए, टेट सीटेट हो या सुपर टेट हो, इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। अगर 2 नहीं आया तो एक तो एकदम फाइनल है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप से, यानी पहले पार्ट में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। ओके, क्लियर हो गया। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे। थैंक यू सो मच।